दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पीड डिस्ट्रिक्ट क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस की भर्ती का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जहां से हम आपके जीएस का क्वेश्चन कराएंगे। और जीएस के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन रहने वाला दोस्तों कि जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपना पेन और कॉपी कलम साथ लेके बैठिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसको फटाफट अपने नोट्स में उतारते चलिए, ठीक है, ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कट पाए। दोस्तों हमने ये प्रण लिया कि जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन दोस्त जो हमसे जुड़े हैं, हमें उनका ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उनका सिलेक्शन दिलाना है। तो किसी भी कीमत पे हमें आपका सिलेक्शन करा के रहना है, ठीक है। और जीएस के क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इसको हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं। इसके बाद अगर रीजनिंग का अलग और मैथ का अलग और लास्ट में बचेगी आपकी हिंदी, उसको भी करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपका कवर कर लेते हैं सामान्य ज्ञान, क्योंकि सामान्य ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसमें आपका विज्ञान, आपका जीके जीएस है, सब कुछ मिला के रहने वाला है। तो सबसे पहले आप इसको कवर कर लिए और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको उतारते चलिए। तो आइए दोस्तों, आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट। नंबर 1 क्वेश्चन देख लेते हैं कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 21 से 23 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये जो होता है 21 से 23 जनवरी का 15वां प्रवासी दिवस जो संपन्न हुआ। नंबर 1 है लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी। तो ये जो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है वाराणसी, क्योंकि वाराणसी जो है वो एक भारत की पवित्र शहर है। यहाँ पर इन्होंने भारत का जो है 15वां प्रवासी दिवस संपन्न किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वाराणसी। तो वाराणसी विकल्प में दिखेगा तो आपको वाराणसी को क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिवस बता दे रहे हैं जिसको आपको फटाफट याद कर लेना है। साथ ही आपको इसको हमें कमेंट बॉक्स करके बताना है। अगर आप लोग कमेंट कर देते हो साथ में तो दोस्तों क्या होगा कि ना आपको जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे साथ में याद होते चलेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें नंबर 1 पे जो आता है ना, इस पे आपका जनवरी, हम पहले जनवरी का बता दे रहे हैं, साथ ही आपका और भी कवर कर देंगे। नंबर 1 जनवरी को जो मनाया जाता है आपका, वो मनाया जाता है ग्लोबल, ठीक है दोस्तों, ग्लोबल फैमिली डे। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन बता रहे हैं जिसको आपको याद करते चलना है, ठीक है। ग्लोबल फैमिली डे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो जो आपका विश्व परिवार दिवस होता है वो मनाया जाता है आपको 1 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जनवरी में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले उसको कवर कर लेते हैं। एक आता है 12 जनवरी को। तो जो 12 जनवरी को मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका नेशनल, ठीक है, यानी नेशनल मतलब आपको पता होगा राष्ट्रीय, ठीक है, नेशनल यूथ डे, ठीक है भैया। आपका जो बनता है इस तारीख को वो आपका होता है नेशनल यूथ डे। यानी आपका ये हो जाएगा 1 तारीख को याद रख के चलना है ग्लोबल फैमिली डे यानी विश्व परिवार दिवस। और आपको 12 जनवरी को याद रखना है युवा दिवस। और एक इसमें जनवरी में आता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमेशा लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो होता है भैया आपका 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को जो आपका मनाया जाता है भैया वो होता है आर्मी डे, ठीक है। तो जितने भैया आर्मी वाले दोस्त हैं उनको तो ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। यानी सेना दिवस, सेना दिवस कब मनाया जाता है आपका, वो मनाया जाता है 15 जनवरी। अब 15 जनवरी के बाद आपका आता है एक 24 जनवरी को। तो जो 24 जनवरी को मनाया जाता है भैया वो होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी आपका जो हो जाएगा बालिका दिवस, ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड, ठीक है, डे। ये आपका मनाया जाता है आपको 24 जनवरी को, ठीक मेरे भाई। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, फटाफट इसको अपने नोट्स में उतारते चलिए। जनवरी 1 को ग्लोबल फैमिली डे, जनवरी 12 को नेशनल यूथ डे, और जनवरी 15 को आर्मी डे, और जनवरी 24 को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे यानी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब इसको फटाफट चाहे आप लोग इसको अपने नोट्स में कवर कर लिए, चाहे इसको साथ में उतारते चलिए, ठीक है। तो आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ 2019 को घोषित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 2019 को क्या घोषित किया गया उसको आपको बताना है। तो मेरे भाई देखो नंबर 1 पे है मोटे अनाजों का वर्ष, शांति वर्ष, देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, आतंकवाद निरोध वर्ष। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2019 को घोषित किया वो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ 2019 ने घोषित किया था, ठीक है। अब देखो यूपी का जो कांस्टेबल भर्ती निकली है इसमें से यूपी से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको फटाफट यूपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी का प्रतीक चिन्ह क्या है, आपका यहाँ के राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय मतलब जो भी है यानी नेशनल से संबंधित उस सबको आपको याद करना है, ठीक है।
अब देखो दोस्तों, आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। वर्ष 2017 के राष्ट्रपति के चुनाव में यूपी का उम्मीदवार कौन था? ठीक है, तो जो वर्ष 2017 का चुनाव हुआ था उसमें यूपी का उम्मीदवार कौन था उसको आपको बताना है। ठीक है, तो जो इसका नंबर 1 है मीरा कुमार, गोपाल कृष्ण गांधी और डॉक्टर करण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको वो याद होना चाहिए कि जो 2017 का चुनाव हुआ था उसमें जो इनका सही आंसर होता है वो है मीरा कुमार। तो मीरा कुमार जो थे वो आपके 2017 राष्ट्रीय चुनाव के यूपी के उम्मीदवार थे। ठीक है, अब आपके देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको किसी भी कीमत पे आपको इसको नोट करना है मेरे भाई। पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने दिवस के बारे में बताया, अभी आपका बस जनवरी का बताया। इसी प्रकार हम आपके सभी जितने भी हमारे मंथ हैं सभी को कवर करवा देंगे। बस आपको पहले जनवरी को याद करना है और फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ सर इस तारीख को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? नंबर 1 है 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर। तो इसमें आपका जो विकल्प होगा ना भैया वो होगा आपका 21 अक्टूबर। अब 21 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है भैया, बता दें हम कि 1959 में चीन के साथ सीमाओं की रक्षा करते हुए ना 10 पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों के बलिदान कर दिए। और हर वर्ष इसी खातिर जो होता है हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सेना की गोलीबारी ने शुरू कर दी थी और उसमें 20 जवानों ने के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया जिसमें वो सब क्या हो गए, घायल हो गए। इसी को देखते हुए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपका आता है लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल क्या है भैया, तो सुनो, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना उसमें एक लोथल बहुत ही प्रमुख बंदरगाह था। तो ये जो है तो लोथल इस टाइम जो है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र वो किस में है आपको बताना है। तो लोथल आपका ये है गुजरात से में स्थित। ठीक है, तो लोथल जो है एक प्रमुख प्रमुख बंदरगाह है जो आपका कहाँ स्थित है, गुजरात में। अब देखो और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। काला धन का अर्थ है, काला धन क्या है? निरर्थक धन संग्रह, एक ऐसी आय जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो, आसानी से कमाया हुआ धन या कोयले की बिक्री पर कमाया गया धन। तो जो आप में इसका विकल्प होने वाला है ना भैया, जिस पर काला धन क्या होता है, अभी देखो काला धन सरकार ने लगाया था कि काला धन जिन्होंने विदेशों पर अपना पैसा छुपा के रखा है, यानी विदेशों में वो पैसा अपना छुपा के क्यों रखते हैं दोस्तों? क्यों रखते हैं? इसलिए कि उनको कोई कर नहीं देना हो, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनको ज़्यादा कर देना पड़ता है। तो जो कर से बचना चाहते हैं वो अपना विदेशों में पैसा क्या करते हैं, छुपा देते हैं। तो जिनको कर नहीं देना होता है वही ऐसा काम करते हैं। तो काला धन का अर्थ होता है कि ऐसी आय जिस पर कोई कर चुकाया नहीं गया हो। ठीक है, ये तो जो आपका विकल्प हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अब देखो भैया बात आती है आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या कहा जाता है? तो जो क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ऐसा करने वाला जो उपकरण होता है ना भैया वो होता है आपका डायनमो, इन्वर्टर, यूपीपीएस, यूपीएस और मीटर। ठीक है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका डायनमो। और डायनमो को एक और नाम से जानते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसको याद रखना कि ये डायनमो कह सकते हो या इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक और इलेक्ट्रिक जनरेटर, अलग इसका अलग नाम इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो आपके सातवें का आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा डायनमो, यानी आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, अब देखो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर आगे देख सकते हैं आपका कि मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, मुद्रास्फीति के बारे में आपको बताना है। नंबर 1 विकल्प दिया है सामान्य कीमतों में गिरावट, सामान्य आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, घाटे का बचत। इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका विकल्प होने वाला है भैया वो सामान्य आपूर्ति में वृद्धि, इसका जो है राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सामान्य आपूर्ति में वृद्धि। अब देखो अर्थव्यवस्था आपने पढ़ा होगा कि मुद्रा जो स्फीति होती का अर्थव्यवस्था में कुछ समय के दौरान ना सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों में स्तर में वृद्धि के लिए इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जो मुद्रास्फीति होती है वो वस्तुओं की वृद्धि के लिए हमेशा इसको दर्शाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सामान्य आपूर्ति में वृद्धि के रूप में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपका आने वाला है कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो पीलिया रोग होता है सबसे पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पीलिया जो रोग होता है वो आपका यकृत, वृक्क, अग्नाशय या हृदय। तो जो आपका पीलिया रोग होता है ना एक ऐसी बीमारी होती है जिसके मतलब जो शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि पीलिया रोग किस कारण होता है तो पीलिया रोग को आपको याद रखना है कि बिलीरुबिन। ठीक है, यानी पीलिया रोग किस कारण होता है आपको यहाँ पर याद रखना है कि
ये जो आपका होता है पीलिया, ठीक है भैया, आपका पीलिया होता है, ये पीलिया होने का कारण, इसको आपको याद रखना है कि पीलिया होने के कारण, इसको साथ ही आपको याद करते चलना है मेरे भाई। पीलिया होने का जो कारण होता है ना, वो होता है शरीर में बिल्लीरुबिन, ठीक है, यानी बिल्ली से याद रखना कि जो बिल्ली वाला विकल्प दिखेगा उसको आपको मार देना है, यानी शरीर में बिल्लीरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण जो हमें क्या होता है, पीलिया रोग होता है। और पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है, तो वो आपका हो जाएगा यकृत। यकृत को आपका एक और नाम बोल सकते हैं लीवर, ठीक है। तो पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है, लीवर को। अब देखो भैया, आती है ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है। तो जो ध्वनि की गति होती है वो किसमें न्यूनतम होती है, वो आपको बताना है। तो वायु में, जल में, काष्ठ में, इस्पात में। तो जो ध्वनि का वेग होता है वो किसमें सबसे कम होता है, उसको बताना है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो वायु। तो वायु एक ऐसा माध्यम है जिसमें ध्वनि की गति जो होती है वो न्यूनतम होती है, ठीक है, यानी सबसे क्या होती है, धीमी होती है। वो आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सॉरी वायु नहीं, इसमें तो सबसे ज़्यादा होती है, इसमें ये कास्ट जो दिया है इसमें जो होती है ध्वनि की गति से होती है सबसे न्यूनतम होती है, ठीक है भैया। अब आगे बात आते हैं कि रंग भेद शब्द किससे संबंधित है। तो रंग भेद के बारे में सबसे पहले आपको जानना है। तो रंग भेद होता क्या है ना दोस्तों, हम बता दें कि रंग भेद की जो कहानी है 1948 से 1990 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी ना। तो वो आवाटाइड एक अफ्रीकी शब्द था जिसका अर्थ ना अलग होना या अलगाव होता है, उसी से मिलकर जो होता है रंग भेद शब्द जो होता बना था, जिसको बोलते हैं अपार्टाइड, ठीक है, अपार्टाइड। अब देखो भैया, इसका जो होता है संबंध किससे होता है, तो इसका जो संबंध होता है ना वो होता है आपका नस्लों में भेदभाव करने के कारण। तो जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा नस्लों में के भेदभाव से, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो बताओ भैया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो भारत में संविधान अनुच्छेद 356, ठीक है भैया। तो जिस विकल्प में आपका 356 होगा वो हो जाएगा राइट आंसर। तो 356 अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लागू किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद द्वारा लागू होने की तिथि 2 महीने के भीतर ही बहुमत से अनुमोदित किया जाता है, ठीक है। यानी अनुच्छेद 356 ऐसा है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आपको राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और इसी तरह अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट और जहाँ से आप लोग पढ़े हैं पढ़ाई करते रहिए। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ हम एक टॉपिक खोज के आपको हर टॉपिक करवा देंगे ताकि एग्जाम से पहले आपका सभी क्वेश्चन कोई भी छूट ना पाए, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का और वीडियो को पाने के लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है दोस्तों। आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो क्या पता जिस क्वेश्चन को छोड़ें वही क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर होता क्या है कि अगर 1-2 नंबर से सिलेक्शन होता है ना, तो क्या पता अगर आप लोग क्वेश्चन को देख लो वही क्वेश्चन मिल जाए, 1-2 नंबर से सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए जितना भी क्वेश्चन हो सके आप लोग उतना क्वेश्चन पढ़ के जाइए, ठीक है। अब देखो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कार्य किया। नंबर 1 है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। तो आपको पता है कि जो सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी, उन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है, तो असंचरणीय रोग के बारे में बताना है आपको। तो असंचरणीय रोग जो है ना आपका वो हो जाएगा आपका इसमें हैजा, मलेरिया, मधुमेह, टाइफाइड। तो जो आपका असंचरणीय रोग है वो असंचरणीय रोग में आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मधुमेह। तो मधुमेह जो है आपका एक असंचरणीय रोग है, ठीक है मेरे भाई। तो जो मधुमेह रहेगा वो आपका हो जाएगा असंचरणीय रोग। और यहाँ से महात्मा गांधी से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए महात्मा गांधी को हम कवर कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे आपके भैया गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोखले ने देखो, गोखले का जो था उनका सपना था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। तो आपको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किसकी स्थापना की थी, आपको फटाफट अपने नोट्स में लिख लेना है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किन्होंने किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। क्या था इन्होंने, सर्वेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो थी वो किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। ये आप कौन थे भैया,
एक चीज़ और इनको याद रखना है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोखले, ये भैया क्या किए थे इन्होंने, किसकी स्थापना की थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले की थी, जिन्होंने जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। अब इसके बाद आता है भैया कि मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो मानचित्र होता है उस पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए देखो आइसोहाइट, आइसोधर्म, आइसोबोर और आइसोटेलाज। तो जो इसका विकल्प होने वाला है वो आइसोहाइट, ठीक है। तो आइसोहाइट को बोलते हैं समवर्षा। तो मानचित्र पर जो तापमान का वितरण दिखाने के लिए समताप रेखा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। समताप रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोहाइट, ठीक है। अब देखो गारो, खासी और जनजातियां पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। कौन कौन सी गारो, खासी और जनजातियां पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। नंबर एक का है आपका मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और असम। तो जो है आपका इसमें जो गारो खासी जनजातियां पाई जाती हैं वो आपकी पाई जाती हैं मेघालय में, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति के समय भारत में देखो प्लेट की ओर बढ़ने के कारण जो यहाँ से मेघालय के पठार थे उनमें कुछ भ्रंश स्थित हुए जहाँ पर आपकी ये जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब आपका आता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है। तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना वो आपका हो जाएगा इसमें, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो शरावती नदी पर, ठीक है। आपका शरावती नदी है, यहाँ पर शरावती नदी को एक और नाम से जानते हैं, इसको याद रखना, वराही नदी। कौन सी नदी, देखो यहाँ पर शरावती नदी को एक और नाम से ना वराही नदी, जहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। यानी जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, वो किस नदी पर स्थित है, वो आपका स्थित है आपका वराही नदी, या आपका एक और अभी हमने नाम बताया आपका यहाँ पर शरावती, ठीक है। आपका हो जाएगा चाहे शरावती नदी बोलो आप, ठीक है, क्या बोल सकते हो आप, शरावती नदी या वराही नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब आइए आपका अगला देख लेते हैं, तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है। तो जो तुलबुल परियोजना है किस नदी से संबंधित है, ब्यास, रावी, झेलम, सतलज। तो आपकी जो तुलबुल परियोजना है ना वो आपकी है झेलम नदी से संबंधित है, ठीक है। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अगला देख लेते हैं, साइलेंट वैली। तो जिस साइलेंट वैली केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो जो आपकी साइलेंट वैली है ना वो आपकी हो जाएगी केरला से, ठीक है। अब देखो सरिस्का पक्षी विहार। तो सरिस्का पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है। तो सरिस्का पक्षी विहार जो है ना भैया हरियाणा, मध्य प्रदेश, सॉरी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये आपका राजस्थान के अरवल जिला में स्थित है। तो जिस विकल्प में राजस्थान होगा या अरवल भी होगा उसको आप लोग को राइट कर देना है। तो राजस्थान के अरवल जिला में ये है पक्षी विहार स्थित है, ठीक है। अब आपका सल्तनत काल के किस शासक को लाख बक्सा कहा जाता था। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, सल्तनत काल के किस शासक को लख बक्सा के नाम से जाना जाता था। तो वो थे भैया आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनको आपको लख बक्सा के नाम से जाना जाता था ना। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे और गुलाम राजवंश के संस्थापक थे। तो कोई पूछ सकता है गुलाम राजवंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये किसके गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं आपका विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो भैया सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपकी तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो विजयनगर किसके किनारे स्थित है, कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है भैया। अब देखो इसी प्रकार आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि भारत में ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने किया था, ठीक है, या किसने कराया था। अशोक, शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं। ये आपका कक्षा 7 का क्वेश्चन है। भारत में ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण जो कराया था उन्होंने 16वीं शताब्दी में, ये भैया थे आपके शेरशाह सूरी ने कराया था, जिसको हम इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं। यानी ग्रांड ट्रक रोड को आपको सड़क ए आजम के भी नाम से जाना जाता है, जिसका जो है निर्माण किसने कराया था भैया, शेरशाह सूरी ने कराया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको अपने नोट्स में उतारते चलना है दोस्तों। आईने अकबरी के लेखक। तो आईने अकबरी के जो लेखक थे इसमें अकबर की कहानी लिखी है उसको लिखा था अबुल
फजल ने। तो अबुल फजल विल बी राइट आंसर। तो अबुल फजल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर। ठीक है भैया। अब इसी प्रकार आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला भैया, उसको देख लेते हैं। आपका 26वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा निर्माण, ठीक है, किस पे भैया, सूर्य पर ऊर्जा निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, ऑक्सीकरण से और अवकरण से। तो जो आपका ना सूर्य पर नाभिकीय संलयन के कारण निरंतर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो नाभिकीय संलयन जो होगा आपका राइट आंसर। तो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता रहता है, ठीक है, निरंतर। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? तो देखो, सबसे पहले आपको बताना है कि मानव शरीर में जो होता है वो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो फेफड़ों से, हृदय से, किडनी से, यकृत से। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका वृक्क, ठीक है। यानी वृक्क को एक और नाम से जानते हैं जो आपका होने वाला है ना, वृक्क को हम बोल सकते हैं, देखो वृक्क क्या करता है, रक्त को शुद्धिकरण और छानने का जो होता है जिम्मेदार होता है, ठीक है। क्या होता है, रक्त को छानने का जो जिम्मेदार होता है ना भैया, वो कौन होता है, ये होता है आपका फेफड़ा, जिसको बोलते हैं वृक्क, ठीक है। फेफड़ा जो क्या करता है, आपको रक्त को छानने का कार्य करता है, ठीक है। तो जो आपका विकल्प हो जाएगा वो फेफड़ा, वो हो जाएगा रक्त का शुद्धिकरण करता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन बता दें, मानव में ना, सॉरी ये तो हो गया आपका, कौन सा हार्मोन लड़ो या मरो का कार्य करता है? तो ठीक है, तो वो जो आपका हार्मोन्स है ना, वो आपका हार्मोन्स है एंड्रेलिन हार्मोन्स, जो जिसको कहता है करो या मरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो एंड्रिल हार्मोन ऐसा है जिसको हम करो या मरो के नाम से जानते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसको आपको किसी भी कीमत पे करते चलना है, ठीक है। तो जो आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में है? तो जो उत्तर प्रदेश का जो है वर्तमान स्वरूप है ना, वो कब अस्तित्व में है उसको आपको बताना है, ठीक है मेरे भाई। तो जो ये आपका तीसरा क्वेश्चन होने वाला, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, इसको सॉरी 29वां क्वेश्चन, इसको आपको अपने नोट्स में उतारते चलना है कि उत्तर प्रदेश आपका कब अस्तित्व में आया था, ठीक है। अगर जितना भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हो ना उत्तर प्रदेश से, हमने क्या बताया कि जितना आप लोग पढ़ रहे हो उससे आपको क्या करना है, ऐसा करना है ना कि जितना उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, जो उत्तर प्रदेश से मोस्ट इंपॉर्टेंट जी का क्वेश्चन बन सकता है, उसको आपको किसी भी कीमत पे करते चलना है। तो आपका जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश का वर्तमान अस्तित्व 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था, ठीक है। यानी अगर कोई पूछ दिया जाए उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो है था अस्तित्व में आया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि इसी तरह का और वीडियो हम लेके आते रहें। और थोड़ी बहुत जो वॉइस की प्रॉब्लम होगी उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम चलेगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। पर हमें वॉइस से कोई मतलब नहीं है, बस हमें आपका सिलेक्शन करवाना है किसी भी कीमत पे। हमें सब मिला जुला के आपको ऐसे क्वेश्चन मिला के बताना है जो आपको यूपीपी एग्जाम में हमेशा देखने को मिले, ठीक है। अब देखो उत्तर प्रदेश के किस शहर में नवचंदी का मेला लगता है? तो मेला से एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो नवचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो मेरे भाई देखो, नवचंदी का मेला जो होता है चैत्र मास के नवरात्रि त्यौहार के एक सप्ताह से पहले लगता है, ठीक है। यानी जो आपका नवरात्रि त्यौहार होता है उससे एक सप्ताह पहले नवचंदी का मेला लगता है। और नवचंदी का जो मेला होता है ना, इसकी खासियत यह है कि यह केवल रात में लगता है, ठीक है। यानी जो नवचंदी का आपका जो मेला होता है ना, वो केवल रात में ही लगता है। और ये लगता कहाँ पे है आपका? मेरठ में, ठीक है। तो यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ में नवचंदी का मेला लगता है और ये केवल रात में लगता है और नवरात्रि त्यौहार से एक हफ्ते पहले, ठीक है। और प्रदेश का आलू अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और सहारनपुर। तो जो आपका आलू अनुसंधान संस्था है ना, वो आपका है गाजियाबाद, यानी दिल्ली से थोड़ा आगे जाएंगे गाजियाबाद, जहाँ पर आपका आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है, यानी जनसंख्या वाला राज्य नहीं, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है। तो जनसंख्या, अगर जनसंख्या वाला पूछता तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश आपका होता, लेकिन अगर घनत्व वाला पूछता तो घनत्व वाला जो आपका है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और बिहार। तो बिहार विल बी द राइट आंसर, यानी जो बिहार होगा वो आपका बहुत ही अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, क्योंकि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 1106 लोग बसे हुए हैं, ठीक है मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई,
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, संत रविदास नगर। तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के सभी जिले के बारे में जानना है और उन जिलों की खासियत क्या है उसके बारे में जान लेते रहना है, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का जो होता है सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है ना, वो लखीमपुर खीरी, यानी बी विल द राइट आंसर, यानी सबसे जो होता है क्या सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, वो लखीमपुर खीरी, ये होता है उत्तर प्रदेश का सबसे सबसे क्या सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसा कि हमने अभी पहले बताया था आपको कि पशु पक्षी और फूल इनके बारे में आपको जानते रहना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा, ठीक है, यानी बारहसिंघा, जो बारहसिंह वाला होता है वही होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। और राजकीय फूल क्या है? तो राजकीय फूल के बारे में याद रखना कि पलाश जो उसका क्या होता है, राजकीय फूल होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रतीक क्या होता है? तो उत्तर प्रदेश का प्रतीक केंद्र में गंगा और यमुना के संगम को दर्शाता है, यानी जो मछली के आकार का बना होता है, ठीक है, वो सब, यानी प्रतीक आपको पशु पक्षी फल सबको याद करते चलना है, ठीक है, यानी ताकि आपका एक भी उससे नंबर कटने ना पाए। अब देखो अगला देख लेते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर में लघु रूपकरण में निम्न में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? लघु करण के रूप में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो भैया जो आपके हैं ना, वो आपके होने वाले हैं, ये आपके यहाँ पर समा ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ, चिट्स, नैनो पदार्थ, अति संचालक, ठीक है। तो ये जो आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखो कंप्यूटर के बारे में जानना है कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी। तो आपको एक नाम याद होगा, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी। अब कौन सा कंप्यूटर सबसे अच्छा है और भारत में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया उसके बारे में जानना है। तो अगर कोई पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया, तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था उसका नाम था HEC/2M, ठीक है, यानी HEC/2M, जिसको ब्रिटिश के द्वारा लेके आया गया था, या जिसका निर्माण ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। तो आधुनिक कंप्यूटर में लघुकरण निम्न में से प्रयोग संभव हो सका। तो वो है आपका समाकलित पदार्थ, चिट्स के रूप में संबंध हो सका, ठीक है। अब बात आती है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 3 बचे। सीपीयू में क्या होता है? कार्ड रीडिंग और प्रिंटिंग डिवाइस। तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहने वाला है, तो कंप्यूटर को कवर कर लीजिएगा। अगर आप लोग कवर नहीं कर पाते तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको अलग से कवर कर देंगे, ठीक है। एक कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कार्ड रीडर, या एक एनालिटिक इंजन और एक कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों कि सीपीयू होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। सीपीयू का नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू के देखो, अभी हमने कैसे बताया कि सीपीयू के जनक चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का वैज्ञानिक कहा जाता है। और कंप्यूटर का और नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपको पता होगा कि कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक, ठीक है, या संकलक। दो नाम याद रखना, संगणक या संकलक। और इसका जो आंसर होने वाला है भैया 36 वाले का, 36 विल बी द राइट आंसर जो होने वाला है ना, वो आपका होने वाला है बी विल बी द राइट आंसर, यानी एक कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये होता है सीपीयू, ठीक है, जो कंट्रोल करता है पूरे सीपीयू को, जिसको कहता है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसको बोलते हैं सीपीयू, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 37। जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली और गुजरात। तो विधानसभा में ना जीएसटी जो पारित हुआ था वो सबसे पहले हुआ था असम में, ठीक है। और ये हुआ था कब? जीएसटी आपको याद रखना है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आपका लागू हुआ था, ठीक है। ये आपको, और हुआ था किसने विधानसभा में पारित हुआ था? असम एक पहला राज्य था जहां पर आपका जीएसटी बिल सबसे पहले पारित हुआ, और पारित होने की डेट 1 जुलाई 2017, ठीक है। और साइबर क्राइम में शामिल है, ठीक है, साइबर क्राइम में शामिल है। तो साइबर क्राइम में क्या शामिल है? तो देखो सबसे पहले आपको साइबर क्राइम के बारे में जानना है। तो साइबर एक ऐसा अपराध है ना जो कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, यानी कंप्यूटर से किसी की जानकारी को हैक कर लेना या उसकी निजी जानकारी जो उस आप करके उसका गलत इस्तेमाल करना, ये सब होता है साइबर, यानी साइबर क्राइम। तो इसमें जो होती है वो होती है फ्रेसिंग, हैकिंग, यानी हैकिंग भी कर सकते हैं। अना अनाधिकृत पहुंच, यानी दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम कोड, यानी जो उसका कोड है उसको भी हैक कर लेना। और उपयुक्त सभी, तो जो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इस साइबर क्राइम्स के जो होते हैं सज़ा बहुत ही कठोर होती है, तो इससे आपको बच के रहना चाहिए, ठीक है, और साइबर क्राइम करने से आपको डरना चाहिए।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जितने भी 38 क्वेश्चन हमने बताया वो आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन रहा होगा। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देगा, ताकि इसका और पार्ट भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए कि सर इसका और पार्ट लेके आइए, क्योंकि इसमें अभी इसका हमें 10 पार्ट था, 10 पार्ट का भी एक पार्ट हमने करा दिया, अभी 9 पार्ट बचे हैं। तो अगर आपको और पार्ट चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसका और पार्ट लेके आइए, ठीक है। उसी आधार पर हम आपका और पार्ट करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।